सूरज पंचोली को मिलेगी सजा या राहत? जिया खान सुसाइड केस में 10 साल बाद फैसला। आज सीबीआई की विशेष अदालत सुनाएगी फैसला। हरियाणा से पहलवानों के समर्थन में उठी आवाज। कई खाप महिला संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा पहुंचेंगे जंतर मंतर। क्रिकेटर्स का सपोर्ट ना मिलने पर इमोशनल विनेश फोगाट बोली, पूरा देश क्रिकेट की पूजा करता है लेकिन एक भी क्रिकेटर ने कुछ नहीं बोला। हेट स्पीच मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जताई थी चिंता, अवमानना की कार्रवाई की भी मांग। याचिका में महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अतीक अशरफ की हत्या का मामला, जांच की मांग को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। रिटायर्ड जज की निगरानी में स्वतंत्र जांच की मांग। यूपी में 2017 के बाद हुए एनकाउंटर की जांच की भी मांग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान 3 जून 2013 के दिन जुहू स्थित अपार्टमेंट में मृत पाई गई थी और इस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जिया उस समय महज 25 साल की थी। एक्ट्रेस ने अपना बॉलीवुड डेब्यू अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म निशब्द से किया था। फिल्म के लिए जिया को फिल्म फेयर के बेस्ट फीमेल डेब्यू एक्ट्रेस के अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। बाद में जिया अक्षय कुमार और आमिर खान के साथ भी फिल्म में नजर आई और जिया ने केवल 3 फिल्में की और तीनों हिट हुई, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब जिया ने सुसाइड की उस समय एक्ट्रेस सूरज पंचोली को डेट कर रही थी। इनकी डेथ एक मिस्ट्री रही। जैसे जैसे समय बीतता गया इस केस में कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई और कई खुलासे भी हुए। केस फेडरल एजेंसी के हाथों में सौंपा गया। जिया की मां राबिया अमीन ने सूरज को एक्ट्रेस की सुसाइड का जिम्मेदार बताया, वहीं सूरज ने इसे सिरे से नकार दिया। जिया खान के सुसाइड केस को 10 साल बीत चुके हैं और आज इस केस में सीबीआई की विशेष अदालत में फाइनल सुनवाई होने वाली है, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी बता देते हैं। जिया खान ने जुहू स्थित अपार्टमेंट में सुसाइड किया था और एक्ट्रेस की बॉडी उनकी मां राबिया को 3 जून 2013 की सुबह 10:45 पर मिली थी। एक्ट्रेस का पोस्टमार्टम हुआ और सूरज पंचोली समेत कई लोगों से इस दौरान पूछताछ भी की गई थी। बाद में राबिया ने बताया था कि जिया डिप्रेशन से जूझ रही थी। 7 जून 2013 को जिया के कमरे से 6 पेज का लेटर भी बरामद हुआ, जिसमें उन्होंने सूरज संग रिलेशनशिप को लेकर कई शॉकिंग खुलासे किए थे। जिया ने लिखा था कि उनका रिलेशनशिप शारीरिक अत्याचार, मेंटल अब्यूज और फिजिकल टॉर्चर से गुजर रहा था। लेटर के बेसिक पर सूरज को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक्टर को सेक्शन 306 के तहत गिरफ्तार किया गया था। 21 जून 2013 को सूरज की जमानत की अर्जी खारिज हो गई थी। 1 जुलाई 2013 को इन्हें जमानत पर रिहा किया गया था। 50,000 का जुर्माना और एक्टर का पासपोर्ट जब्त किया गया। 2 जुलाई को कोर्ट ने सुनवाई में कहा था कि सूरज जिया की सुसाइड केस में आरोपी नहीं है। जिया खान की मां राबिया ने अक्टूबर के महीने में हाईकोर्ट में केस को गहराई से देखने और छानबीन करने की अपील कर डाली। कोर्ट ने यह केस मुंबई स्थित जुहू पुलिस के हाथ से लेकर सीबीआई को सौंप दिया। जब केस सीबीआई के हाथों में आया तो सूरज पंचोली के पिता आदित्य पंचोली ने राबिया खान के खिलाफ 100 करोड़ का मानहानि का दावा ठोक दिया। 15 मई 2015 को सीबीआई ने पंचोली हाउस में रेड मारी। सूरज से ऑफिशियल्स ने पूछताछ की। 9 दिसंबर 2015 को सीबीआई ने सूरज पंचोली के खिलाफ चार्जशीट फाइल की, जिसमें उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था और 1 अगस्त 2016 को रिपोर्ट्स में ऑफिशियल्स ने हत्या की संभावना से इनकार किया था और कहा कि जिया ने आत्महत्या की है। जिया की मां राबिया ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से जांच और छानबीन करने की गुजारिश की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद राबिया ने एक लेटर लिखा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी गई। 2017 अक्टूबर में सूरज पंचोली ने मुकदमे की कार्यवाही में तेजी लाने का अनुरोध कर
करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, पर 2018 जनवरी में सीबीआई ने आगे की जांच के लिए ये याचिका खारिज कर दी। 30 जनवरी 2018 को कोर्ट ने सूरज को जिया खान के सुसाइड के लिए आरोपी बताया, पर एक्टर ने इन सभी आरोपों से इनकार किया और निर्दोष होने की बात कही। साल 2019 आया और साल 2019 में एक इंटरव्यू में सूरज ने जिया खान सुसाइड केस पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि मुझे ऑर्थर रोड स्थित जेल में एक सेल के अंदर रखा गया जिसकी हालत बेहद ही खराब थी। आप वहां किसी से बात नहीं कर सकते, आपको वहां न्यूज़पेपर पढ़ने को नहीं मिलता। मेरे लिए उस समय कुछ मैटर नहीं कर रहा था। मेरे दिमाग में केवल एक ही बात चलती थी कि मैंने उस इंसान को खो दिया जिससे मैं प्यार करता था। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सर्वजीत सोनी हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वजीत, जिया खान सुसाइड केस में 10 साल का समय बीत गया, अब 10 साल बाद आज फैसला आने वाला है, क्या कुछ है इसको लेकर पूरी जानकारी? सूरज पंचोली को राहत मिलेगी या फिर क्या कुछ हो सकता है? आज अंतिम फैसला सीबीआई की विशेष अदालत की तरफ से सुनाया जाएगा। जी, फैसला जो है 10:30 बजे सीबीआई के स्पेशल कोर्ट 52 नंबर में सुनाया जाएगा। हालांकि इसकी 10:30 बजे से शुरुआत होगी। सबकी निगाहें इस पे हैं क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है। इस पे सूरज पंचोली पे जो आरोप लगाए गए थे, क्या वो सिद्ध हो पाते हैं? क्या जिया खान को, उसकी फैमिली को न्याय मिलेगा? इस पर सबकी निगाहें हैं। जिस तरह से एविडेंसेस पेश किए गए थे, 20 अप्रैल को दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुन लिए गए थे, जिसके बाद फैसला आज रखा गया था। तो 10:30 बजे इसकी सुनवाई होगी। अब देखना है कि इससे जिया खान सुसाइड मामले पर क्या सूरज पंचोली जो उनको आरोप लगाए गए हैं वो सिद्ध होते हैं या उनको न्याय मिलता है या नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जी सर्वजीत, जिस हिसाब से लगातार 10 साल से कार्रवाई चल रही है, लगातार छानबीन चल रही है, ऐसे में ये आपसे जानना चाहेंगे कि सूरज पंचोली के ऊपर किन धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं? जी, जिस तरह से जो सुसाइड जो लेटर पाया गया था, सुसाइड लेटर में उस पर आरोप लगाया गया था कि आत्महत्या के उकसाने का जो मामला है वो दर्ज किया गया था। हालांकि इस पर पूरी तरह से वो आरोप से बचते रहे हैं। उन्होंने नाकार किया है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद जब इस मामला सीबीआई में गया तो सीबीआई ने पूरी तरह से इस पर जांच की है। अब सीबीआई अहम दस्तावेज जो मौके वारदात पे उनको मिली है उसके बिहेव पे और जो सुसाइड लेटर है उस पे जो आरोप लगाए गए हैं, इसके बिहेव पे जो मामला दर्ज किया था उस पर जांच की थी। अब देखना है कि क्या एविडेंसेस कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं, उसके आधार पर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। जी सर्वजीत, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी इससे जुड़ी हुई हम तक पहुंचाने के लिए। इधर समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने की मांग को लेकर गुरुवार को छठे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रही। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि यह विषय संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। खबरों के अनुसार कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को भी मान लिया कि ऐसी शादी को मान्यता देने से कई कानूनों पर अमल मुश्किल हो जाएगा। सुनवाई के क्रम में 5 जजों की बेंच ने सरकार से सवाल किया कि क्या वो समलैंगिक जोड़ों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए कोई कानून बनाना चाहेगी। जजों के अनुसार पति पत्नी की तरह साथ रह रहे समलैंगिक जोड़ों को साझा बैंक अकाउंट खोलने जैसी सुविधा दिया जाना उचित होगा। अब 3 मई को इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। मामले की तह में जाएं तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर निकाल दिया था और इस फैसले के बाद से ही समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग ने जोर पकड़ लिया। दलील दी जा रही है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता न होने की वजह से ऐसे जोड़े बहुत से कानूनी अधिकारों से वंचित हैं। वो जिस पार्टनर के साथ जीवन बिताना चाह रहे हैं उसके नाम वसीयत नहीं कर सकते, अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी भी नहीं बना सकते, उसका जीवन बीमा नहीं करा सकते। इससे पहले 5वें दिन हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता पक्ष ने विस्तृत दलील दी। कोर्ट ने बताया कि विश्व के 34 देशों में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी दर्जा मिला हुआ है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार स्पेशल मैरिज एक्ट की व्याख्या में यदि छोटा सा बदलाव किया जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। कहा गया कि अलग अलग धर्मों और जाति के लोगों को शादी की सुविधा देने के लिए बनाए गए कानून की धारा 4 में 2 लोगों की शादी की बात लिखी गई है। कोर्ट अगर कह दे कि इसमें समलैंगिक लोग भी शामिल हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने सुनवाई का विरोध करते हुए कोर्ट से कहा कि पूरे समाज पर असर डालने वाले इस विषय पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, इस पर राज्यों की भी राय ली जानी चाहिए। साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से एक नई वैवाहिक संस्था नहीं बना सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जजों को बताया कि अगर समलैंगिक शादी को कानूनी दर्जा दिया गया तो इससे 160 कानून प्रभावित होंगे। सॉलिसिटर जनरल
ने उदाहरण दिया कि समलैंगिक शादी में उम्र को लेकर भी कानून में बदलाव करना पड़ेगा। कहा कि ये कानून भी है कि पति की मृत्यु पर बहू ससुर से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। कहा कि समलैंगिक जोड़ों में से किसी एक की मौत के बाद क्या दूसरा उसके पिता से कह सकता है कि वो बहू है? कोई भी कोर्ट ये कैसे तय कर पाएगा? इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, समलैंगिक विवाह का ये जो पूरा मामला है, इसको लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है, सुनवाई चल रही है, ऐसे में लेकर इसको क्या कुछ है अभी तक की पूरी जानकारी? दरअसल देखा जाए तो इस मामले में जो याचिकाकर्ता हैं उनकी दलील है कि उनको भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कानूनी मान्यता दी जाए। वहीं जो केंद्र सरकार है उसका विरोध इस बात का है कि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में परिवर्तन किया जाता है तो इससे 160 ऐसे लॉज हैं जो प्रावधान है जो जिनके ऊपर असर पड़ेगा, चाहे वो बीमा का अधिकार हो, चाहे संपत्ति का अधिकार हो, गोद लेने का अधिकार हो, वसीयत का अधिकार हो, इन तमाम ऐसे अधिकारों में हस्तक्षेप करना पड़ेगा अगर समलैंगिक जोड़ों को शादी की मान्यता देते हैं। वहीं केंद्र सरकार का ये कहना है कि ये समलैंगिक जोड़े सिर्फ जिनकी अभी आइडेंटिफाइड हैं वो कुछ कोडेड हैं, जैसे LGBTQIA। इसके अलावा इसके और शेड्स हैं जिसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, जो कि 72 के करीब बताए जा रहे हैं। तो जो केंद्र सरकार है उसका कहना है कि अगर किसी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ऐसे जोड़ों को हम मान्यता देते हैं तो जो पर्सनल लॉज हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि हर एक धर्म के पर्सनल लॉज उससे जुड़े हुए हैं। अगर इसके अलावा जो एक सामाजिक दायरे की बात करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर इसको मौलिक अधिकार पे, जो याचिका करता है उनकी ये मांग है कि इसको मौलिक आधार पर उनको कानूनी मान्यता दी जाए, लेकिन इसको मौलिक आधार पर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर एक बार मौलिक आधार पर इनको ये मान्यता दे दी गई तो आने वाले भविष्य में कई ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं जहां ये कहा जा सकता है कि जो चाहे वो विपरीत लिंगी हो या समलैंगिक हो, दोनों में अगर वो सामाजिक कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनकी जो सामाजिक दायरे में नहीं आते, जिनको निषेध माना जाता है, इनको गलत माना जाता है, उन संबंधों को भी मान्यता की मांग की जाएगी। ऐसे में कोर्ट के पास और सरकार के पास कोई चारा नहीं बचेगा। इस पर CJI ने बहुत स्पष्ट कहा कि जो हमारे सामाजिक दायरे में नहीं आता वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन ये आगे आने वाले समय की बात है। यहाँ पे सवाल ये है कि जो समलैंगिक जोड़े हैं उनको कितना अधिकार मिल सकता है और क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए, उनकी मौलिकता ये है। और जो CJI है उनका ये स्पष्ट कहना था कि जो याचिकाकर्ता हैं उनका ये कहना है कि उनका जो ये कैरेक्टर है, चाहे जो उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, ये एक विशेष प्रकृति है। जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया, उनकी इस विशेष प्रकृति को देखते हुए उसमें एक संशोधन किया जाए। लेकिन केंद्र सरकार का ये कहना है कि इस संशोधन का आने वाले समय में बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए सभी हितधारक हैं, यानी कि स्टेट्स और सेंटर, इसको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से एक दलील दी गई थी, इस पर ध्यान दें कि 34 देशों में जो सेम सेक्स मैरिज है वो वैलिड कर दी है। तो और जो देश हैं और हमारे देश की जो सामाजिक संरचना है वो संरचना और अन्य देशों की संरचना में बहुत अंतर है। हमारे यहाँ पे कहावत कही जाती है कि देश देश पे 3 कोस पे पानी बदले, और कुछ ऐसी ही कहावत है कि 1-2 कोस में पानी और जो आदमी की जबान है वो बदल जाती है। इतनी विविधता है। ऐसे में अगर कुछ स्पेसिफिक जोड़ों को दिया जाता है कोई ऐसा स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, तो इससे समस्याएं बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस बात से, केंद्र सरकार की इस बात से बहुत ज्यादा संतुष्ट है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो कानून। जी बिल्कुल विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी इससे जुड़ी हुई हम तक पहुंचाने के लिए। इधर ईडी ने जमीन घोटाले के मामले में 26 अप्रैल को रांची और जमशेदपुर में 5 ठिकानों पर छापा मारा था और उसमें बड़ी संख्या में जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित दस्तावेज बरामद हुए हैं। ईडी ने अब विपिन सिंह, रवि सिंह भाटिया, श्याम सिंह, शेखर कुशवाहा और प्रिय रंजन सहाय को समन कर अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने IAS छवि रंजन को प्रॉपर्टी डिटेल के साथ 1 मई को बुलाया है। वहीं विपिन सिंह को 4 मई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। रवि सिंह भाटिया
व श्याम सिंह को छवि रंजन का बेहद करीबी बताया गया है। रांची के बजरा मौजा की एक जमीन को कानून से परे जाकर तत्कालीन उपायुक्त रांची छवि रंजन ने उपरोक्त दोनों करीबियों को कब्जा दिलाया था। हालांकि अब ये मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। अब ईडी ने छवि रंजन के विरुद्ध घेरा कसना शुरू कर दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि छवि रंजन की मुश्किलें बढ़ेंगी। उनके विरुद्ध साक्ष्यों का पुलिंदा तैयार हो रहा है। ईडी ने 13 अप्रैल को रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी और इसके बाद 7 आरोपियों बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, प्रदीप बागची, अफसल अली उर्फ अफसू खान, इम्तियाज अहमद, मोहम्मद सद्दाम हुसैन व तलहा खान को गिरफ्तार किया था। ईडी ने इन्हें 12 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ की। गुरुवार को रिमांड अवधि खत्म होने के बाद आरोपियों को विशेष कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। यहां से सभी को होटवार जेल भेज दिया गया। एक आरोपी फयाज खान को 3 दिन पहले ही जेल जा चुका है। रिमांड पर आरोपियों ने आईएएस छवि रंजन के विरुद्ध कई अहम जानकारियां दी हैं। आरोपियों ने बताया है कि छवि रंजन ने ही उन्हें कहा था कि वो जमीन का धंधा करें, उन्हें वो सहयोग करेंगे। सेना के कब्जे वाली जमीन की वर्ष 2021 में रजिस्ट्री के मामले में भी ये साबित हो चुका है कि तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन के कहने पर ही वो रजिस्ट्री हुई थी। तत्कालीन रजिस्ट्रार ने डीड पर लिख दिया था कि उपायुक्त के आदेश से रजिस्ट्री हो रही है। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की तरफ। सीएम योगी की आज लखीमपुर में होगी जनसभा। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा का आयोजन शहर के जीआईसी मैदान में दोपहर 1 बजे होगी जनसभा। जनसभा को लेकर तेजी के साथ हो रही हैं पूरी तैयारियां। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी के आज लखीमपुर दौरा है और लखीमपुर में आज वो जनसभा करने वाले हैं। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में ये जनसभा का आयोजन किया गया है। शहर के जीआईसी मैदान में आज दोपहर को 1 बजे ये जनसभा आयोजित की गई है और जनसभा को लेकर तेजी के साथ तैयारियां की जा रही हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, सीएम योगी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं। आज वो लखीमपुर में जनसभा करने जा रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ आज का उनका कार्यक्रम रहने वाला है? जी बिल्कुल, बता दें कि यहाँ पे जो है आज लखीमपुर खीरी में 1 बजे इनके लखीमपुर पहुंचेंगे और वहीं पे जनसभा को संबोधित करेंगे। और वहीं पे जो इनका जो प्रोटोकॉल के अनुसार जो है सीतापुर में जो है मिश्रिक में पहुंचने के बाद लखीमपुर में सीधा आके और जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट भी मांगेंगे। उनका ये भी कहना रहेगा, ये भी है
कि जो है अगर जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करे, क्योंकि यहाँ पे जो है इस समय त्रिकोणीय मामला चल रहा है। त्रिकोणीय मामले चलने के कारण जो है यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी में ही जो शामिल नेता थे वो उन्होंने निर्दलीय से ही लड़ने का निर्णय लिया और इस समय चुनाव भी लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मगर जो है चुनाव जहां तक है यही महसूस हो रहा है कि भाजपा के ही पाले में गिरने वाला है। जी आलोक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सीएम योगी पहुंच रहे हैं, तो जहां तक है जनसभा के बाद कोई ऐसी उनकी तैयारी है या कोई ऐसी जानकारी कि इसके बाद वो भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ या सभी जो भाजपा के लोग हैं उनके साथ बैठकर इस पूरे चुनाव को लेकर कोई रणनीति तैयार करेंगे, कोई बैठक करेंगे या कुछ आगे का उनका कोई प्रोग्राम है या फिर जनसभा के बाद वो वापस लौट जाएंगे? जी यहाँ तक कि अभी तक तो यही जो प्रोटोकॉल में जो आया था कि ये जनसभा को संबोधित करेंगे 1 बजे लखीमपुर के जैसी मैदान में पहुंचेंगे, वहीं पे जनसभा को संबोधित करेंगे। संबोधित करने के बाद जो है उसके बाद अभी कोई भी ऐसा वो नहीं आया है या पार्टी की तरफ से या उनकी कोई किसी जिला अध्यक्ष या किसी के माध्यम से सूचना नहीं मिली है कि अभी कोई जनसभा को और भी कुछ कार्यक्रम रखेंगे। मगर ये है कि हाँ, जनसभा को संबोधित करने के बाद वो वापस जाएंगे। जी आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी इससे जुड़ी हुई हम तक पहुंचाने के लिए। इधर केंद्र सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा का पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में तबादला अधिसूचित कर दिया है। इस आशय की घोषणा केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए की है। 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा स्थानांतरण की सिफारिश की गई थी। न्यायमूर्ति शर्मा, जिनका मूल उच्च न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय है, ने पटना में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं का हवाला देते हुए अनौपचारिक रूप से स्वास्थ्य के आधार पर प्रत्यावर्तित होने की मांग की थी। उक्त प्रत्यावर्तन संभव नहीं होने की स्थिति में उन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरण की मांग की थी, क्योंकि चंडीगढ़ में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं हैं। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 2 वकीलों और एक न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। निम्नलिखित 3 व्यक्तियों को नियुक्ति के लिए मंजूरी दी गई है: राकेश थपलियाल, पंकज पुरोहित और विवेक भारती शर्मा। न्यायिक अधिकारी अधिवक्ता सुभाष उपाध्याय के साथ 3 नामों की इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पदोन्नति के लिए सिफारिश की थी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सितंबर में अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से इस संबंध में एक प्रस्ताव भेजा था। मुख्यमंत्री और उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल और केंद्रीय न्याय विभाग के ने बाद में सिफारिशों के साथ सहमति व्यक्त की थी। 1 अप्रैल को उत्तराखंड उच्च न्यायालय, जिसमें 11 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति है, 5 न्यायाधीशों के साथ काम कर रहा है, 6 की रिक्ति की स्थिति है। तो चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।